गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का सॉलिड स्टेट का चौथा लेक्चर होगा। इसमें आपको पढ़ना है कि आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं और उन जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी का स्टडी यहीं पे किया जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा होता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टोटल कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मेटालिक सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड और चौथा हमारा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पुनः इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। एक का नाम रखा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर अगला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और उसके बाद आता है हमारा आयोनिक सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार तो मैं लिख देता हूँ नीचे लाइन। ये आपका हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नीचे लिखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए। पहला होता है मेटालिक सॉलिड, दूसरा होता है आयोनिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड और आपका चौथा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। चौथा आपका क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड और चौथा हमारा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जब आप टाइप की बात कर रहे हैं तो टाइप को एक बार पहले हल्के नज़र में देख लें। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड पुनः बढ़ जाता है 3 भागों में। ये जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर से बढ़ जाता है 3 भागों में। तो मैं इसको यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ भी इंडिकेट कर देता हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो इसमें कैसे लेते हैं? तो पहला लेते हैं इसमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और फिर तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ H बॉन्डेड, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे लिखते हैं H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे भी लिख देते हैं इसी को। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
आप देख लीजिए, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने लिखा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्या है? मेटालिक सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा हमारा होता है मॉलिकुलर सॉलिड। पुनः ये जो चौथा पार्ट है आपका मॉलिकुलर सॉलिड, ये मॉलिकुलर सॉलिड फिर से बढ़ जाता है आगे 3 भागों में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड पुनः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, फिर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। सारा बात पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मेटालिक सॉलिड। जब ये खत्म हो जाएगा तो आयनिक सॉलिड, फिर कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, फिर मॉलिकुलर सॉलिड। और इन मॉलिकुलर सॉलिड में फिर बारी बारी से आप पढ़ेंगे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। इतनी सारी बातों को हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में। अब नोट कर लिए? अब देखिए, आपका सबसे पहला हेडिंग है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? तो मेटालिक सॉलिड। सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे पहला पार्ट था वो कौन था? मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा देखिए, यहां इन सब चीजों का जो डेफिनेशन निकालूंगा इसके नाम से ही निकालूंगा। मेटालिक सॉलिड नाम से स्पष्ट है, मेटालिक सॉलिड बना होगा ऑलरेडी। अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए मेटालिक सॉलिड किससे बना होगा, मेटल से या नॉन मेटल से, तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि मेटालिक सॉलिड नाम ही है, इसका मतलब मेटल से बने होंगे, मेटल के एटम से बने होंगे। तो साधारण सा बात बोला जाए कि मेटालिक सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जो कि मेटल एटम के द्वारा बनता है। लेकिन मेटल एटम की बात अगर किया जाए तो मेटल एटम के अंदर में भी बहुत सारी घटना घटता है। तो पहले मैं इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी बातों को, इसकी रहस्यों को समझता हूँ कि आखिर मेटालिक सॉलिड के अंदर में क्या कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। तो हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि ऐसा सॉलिड जो मेटल एटम के द्वारा बने होते हैं, मेटल एटम उससे बने होते हैं, उसी का नाम रखा जाता है मेटालिक सॉलिड। हालांकि ऊपर के स्तर से हम बता रहे हैं कि मेटल एटम से बने होते हैं, लेकिन सच्चाई में इसके अंदर में मेटल के एटम नहीं होते हैं। मेटल अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है, और वो किस फॉर्म में रहता है ये आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हल्के में दे दें क्या? तो ऐसा सॉलिड जो मेटल एटम से बना होता है उसी का नाम क्या पड़ता है? मेटालिक सॉलिड। तो मैं लिखता हूं यहां पे, सच सॉलिड which are formed by metal atoms। अब देखिए, मेटल एटम्स तो मैंने लिख दिया, लेकिन वाकई में इसके अंदर में मेटल एटम नहीं होता है। इसके अंदर में मेटल अपनी अवस्था को चेंज करके कर्नल बना देता है, और मेटल अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो वाकई में मेटल एटम मैं जिसको लिख रहा हूँ वो वाकई में आगे जाके नाम बन जाता है उसका कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम्स। तो मेटल एटम जो आपका यहाँ पे है वो मेटल एटम मुख्यतः क्या बन जाते हैं? तो बन जाते हैं कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन is known as मेटालिक सॉलिड। देखिएगा,
नाम है मेटालिक सॉलिड, तो बता रहा है सच सॉलिड, ऐसा सॉलिड व्हिच आर फॉर्म्ड जो बने होते हैं बाय किसके द्वारा, तो मेटल एटम्स। वैसा सॉलिड जो मेटल एटम के द्वारा बना होता है वही जाना जाता है, इज नॉन एज मेटालिक सॉलिड, वही मेटालिक सॉलिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें बात यह आ गई है कि मेटल एटम में क्या क्या है, तो एक कर्नल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वाकई में मेटल एटम के अंदर में कर्नल और इलेक्ट्रॉन किस तरह से उपस्थित होते हैं। तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेटल का कोई रॉड लिया जाए, मेटल का कोई मैंने रॉड लिया है और इसमें मेटल के एटम है, मान लीजिए M है मेटल एटम, ये M जो है वो मेटल एटम है M। फिर से लिया मेटल एटम, फिर से मेटल एटम, फिर से मेटल एटम, फिर से मेटल एटम, ढेर सारे मेटल के एटम होंगे इसमें। अब देखिए इतना तो आपको पता होगा, 9th स्तर में भी ये बात बच्चे जानते रहते हैं कि अक्सर मेटल के लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पकड़ने के लिए आप ऐसे पहचानते होंगे कि मेटल का नाम जनरली IUM सफिक्स से स्टार्ट होता है, सफिक्स से खत्म होता है इसका। अब देखिए जैसे लिथियम अम लगा है, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फेरम, कोबाल्टम, निकेलम, तो ये सब के सब मेटल होते हैं, लास्ट में अम लगता है। अब वहीं पे आप ये मत बोल दीजिएगा कि हीलियम गैस होती है, और ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। तो मान लीजिए कोई लोहा का रॉड है, फेरम, तो लोहा का कोई रॉड है तो उसमें बहुत सारे आयरन के एटम होंगे, तो वो आयरन का एटम मैं दे दिया। और आपको ये भी पता होगा कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बोला कि मेटल के बाहरी कक्षा में प्रायः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब जिसके बाहर में 1, 2, 3 है, और बताइए नॉन मेटल में क्या खासियत हम लोग देखते थे कि नॉन मेटल के बाहरी कक्षा में, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जनरली 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके बाहर में 1 है वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट, अष्टक का नियम आप बच्चा में पढ़े होंगे, तो डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करता है, एक वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसको देता है, तो जिसके बाहर में 7 है, क्योंकि ये अपना 1 दे देगा तो जिसके बाहर में 7 है वो 1 लेकर के 8 पूरा कर लेगा, दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, या तो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो इसी प्रकार से जनरली मेटल के अंत में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन मेटल के अंत में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए मेटल के अंत में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3 वाले इलेक्ट्रॉन वाले अक्सर अपने इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। तो ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश कर रहा है, तो मेटल जैसे ही अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मान लीजिए कोई भी एटम है, ये मान लीजिए कोई भी एटम है, और इसमें ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसने जैसे ही अपने बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के वजह से इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2+। तो अक्सर मेटल के पास टेंडेंसी होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लॉस कर दिया, तो लॉस करने के बाद इसका पिक्चर किस तरह से बन जाएगा। मान लीजिए ये मेटल अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो मेटल पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। थोड़ा गौर से देखिएगा इस बात को, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझने वाली बात है सारे के सारे। अब फिर से ये मेटल एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस मेटल एटम पे क्या आएगा, प्लस, और इस इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा, माइनस। इस तरह की भावना होगा। फिर से ये मेटल एटम जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस मेटल एटम पे क्या आएगा, प्लस, और फिर से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर क्या आएगा, माइनस। फिर ये मेटल एटम जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मेटल पे आएगा प्लस, और इस इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा, माइनस। फिर इसी प्रकार से ये मेटल एटम जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेटल पे क्या आ जाएगा, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए एक लाइन, जो मेटल एटम अपना बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, निकालने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होता है, उस पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल, आपको हालांकि पता होगा जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नाम पड़ता है केटाइन। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसका क्या नाम पड़ता है, केटाइन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसका क्या नाम होता है, एनाइन। तो आप देख सकते हैं कि मेटल एटम जैसे ही अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाला तो निकालने के बाद मेटल पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये मेटल का एटम नहीं रहा, ये मेटल का केटाइन बन चुका है, और इस केटाइन का पर्सनली नाम दिया जाता है। जब कोई मेटल अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाले तब जो उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल का नाम दिया जाता है
कर्नल। क्या बोलते हैं इसको? कर्नल। यानी कोई पूछे कर्नल किसे कहते हैं, तो मेटल एटम जो अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो निकालने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज मेटल का आयन बनता है, कैटायन बनता है, उसी कैटायन का पर्सनली मेटल के लिए नाम दिया जाता है कर्नल। तो ये आपका जो कैटायन है उसी का अपना पर्सनल नाम हो गया है कर्नल। तो ये रहा आपका कर्नल। मेटल जब अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है, और वही पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल आयन का नाम क्या पड़ेगा? कर्नल। और कर्नल तो ये रहा, और अपना इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। और आप ही बताइए, अब जरा सोच के कि कर्नल के ऊपर में कौन सा चार्ज है? कर्नल ऑलरेडी होता ही है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो कर्नल के ऊपर में आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। अब आप ही बताइए, मैंने बोला है कि सच सॉलिड, ऐसा सॉलिड व्हिच आर फॉर्म्ड, जो बने होते हैं बाय मेटल एटम्स, जो मेटल एटम के द्वारा बने होते हैं, इज नॉट एज मेटालिक सॉलिड, उसी को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। ये मैंने मेटल का कोई सॉलिड का एग्जांपल लिया था। ये पूरा का पूरा जो रॉड है, मान लीजिए लोहा का रॉड था, तो ये अपने आप में एक मेटालिक सॉलिड है। लेकिन इस मेटालिक सॉलिड में अगर गौर से देखा जाए तो मेटल एटम के बजाय मेटल एटम के जगह पे कौन आ गया है? कर्नल। और कौन आ गया है? इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा सोच के देखिए, कर्नल पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होगा? सटेगा कि हटेगा? सटेगा। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। इस वजह से क्या होते हैं, ये प्लस और माइनस, यानी कैटाइन और एनाइन वाले जो प्लस और माइनस जो नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और याद होगा, एलिमेंट में आप पढ़े होंगे कि प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम दिया जाता है आयोनिक बॉन्ड। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैटाइन और एनाइन के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है आयनिक बॉन्ड। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड कोई लिंकेज नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड कोई वाकई में बॉन्ड नहीं होता है, कोई लकीर नहीं होता है जिसके जरिए एक एटम दूसरे एटम को होल्ड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में काम करते रहते हैं। आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होंगे, F बराबर, ऐसा पढ़े होंगे, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब देखिए Q1 क्या होता है? पहला चार्ज। Q2 क्या होता है? दूसरा चार्ज। और अगर चार्ज अपोजिट है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और चार्ज अगर सेम होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन का फोर्स होगा। तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कर्नल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स काम करते रहते हैं, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड कोई लिंकेज नहीं है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसका नाम रखा जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम रखा जाता है? आयोनिक बॉन्ड। तो इसको तो वहां लिख दिए, मैं यहां से पॉइंट बना के लिखता हूं आपको। मैं यहां पे पॉइंट, इधर तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया, इधर पॉइंट बनाता हूं, लिखता हूं, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन kernel and electron। बोल रहा है देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन। चूंकि बोथ कंटेंट्स अपोजिट चार्ज, क्योंकि कर्नल और इलेक्ट्रॉन इन दोनों पे क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज होते हैं। इस वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आगे मैं ये भी लिखना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फिजिक्स की भाषा है।
लेकिन केमिस्ट्री में इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिक बॉन्ड। तो मैं आगे इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूं, अपनी भाषा में लाता हूं, क्योंकि तो फिजिक्स के टर्म बन चुके हैं, मैं तो केमिस्ट्री की बातें करूंगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction is also known as ionic bond। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम रखा जाता है? आयनिक बॉन्ड। अब आप एक बात सोच के बताइए कि ये रहा कर्नल का पॉजिटिव और ये रहा इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, और दोनों आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये कि ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से क्या होगा? सटेगा कि हटेगा? ऑलरेडी सटेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का बल काम करता है, जिसके जरिए एक दूसरे की तरफ वो दोनों खींच रहे हैं, तो उसका नाम रखा गया है आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो भी सटेगा। अब पॉजिटिव यहां और निगेटिव यहां, तो भी सटेगा। अब पॉजिटिव यहां, निगेटिव यहां, तो भी सटेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पॉजिटिव का गारंटी नहीं होता कि इधर के निगेटिव के साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस पॉजिटिव के अगर इधर कोई निगेटिव आ जाता है तो भी सटाने की कोशिश करता है। ये पॉजिटिव के इधर अगर कोई निगेटिव आ गया तो भी सटाने की कोशिश करता है। मतलब यहां पे जो सटने का जो फोर्स है, आकर्षण का जो फोर्स है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है, उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ ही अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा कोई रिजिड पॉइंट यहां पर नहीं बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हमेशा काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ना रख दिया जाए। इसका मतलब ये जो आयनिक बॉन्ड हमारा होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैं इसी पॉइंट को नोट करता हूं फिर से। लिख रहा हूं इसको, आयोनिक bonds are non-directional in nature। ये आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। और आप एक बात देखिए फिर से, मेटालिक सॉलिड में अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी का क्या नाम रखा गया था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये बोला गया था। लेकिन आप एक बात फिर से ये भी सोचा जा सकता है यहां पे, मान लीजिए मेटल का एटम है, इसने क्या किया? अपने बाहरी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाला। निकालने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मेटल इलेक्ट्रॉन से सरेंडर कर गया, अपने सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेटल की कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला सराउंडिंग में, और कुछ इलेक्ट्रॉन को अभी भी ये रखा हुआ है। फिर से ये जो कर्नल है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये मेटल एटम कर्नल बन गया, और अभी भी इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचा हो सकता है। ये भी इसके पास अभी कुछ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब देखिए, आप ये पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनता है तो उसका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है उसका? कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि कर्नल के पास बचा हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कर्नल के पास बचा हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे, साझेदारी करके, शेयरिंग करके, उस बॉन्ड का नाम क्या पड़ जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो आपका बन चुका है, इसका नाम मैंने रख दिया कोवलेंट बॉन्ड। अब आप देखिए, मेटालिक सॉलिड में, ये जो मेटालिक सॉलिड है, यहां पे दो प्रकार के बॉन्ड आ गए, एक कर्नल और इलेक्ट्रॉन। जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उनके बीच में बन चुका है आयोनिक बॉन्ड। और यहां जो कर्नल है और दूसरा ये भी जो कर्नल है, इस कर्नल और कर्नल के पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, साझेदारी करके एक दूसरे के साथ लिंकेज बना दिया, मतलब बॉन्ड बना दिया, और उसी बॉन्ड का क्या नाम रख दिया हमने? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब आपसे अगर बोल दिया जाए कि बताइए मेटालिक सॉलिड में टोटल कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन? एक आयनिक बॉन्ड भी होता है। फिर पूछेगा आयनिक बॉन्ड किसके बीच में काम करता है, तो कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन काम करता है? आयनिक बॉन्ड। और दो कर्नल के बीच में कौन काम करता है? कोवलेंट बॉन्ड। और देखिए,
जहां भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे ए इधर है और बी यहां पे रखा हुआ है और इसका इलेक्ट्रॉन है, तो फिक्स है कि इसका बॉन्ड इधर ही जाएगा। अब ये पार्टिकुलर बॉन्ड बनाता है, ये मतलब गिना चुना बॉन्ड ही बनाएगा। इसके बॉन्ड की संख्या तो लिमिट होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये अगर इधर बॉन्ड बना लिया तो अब कहीं भी नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने बॉन्ड का कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन रखा है, यानी कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होता था, नॉन डायरेक्शनल नेचर का था। तो मैं ये यहां पर लिखना चाह रहा हूं अगला पॉइंट कि बिटवीन टू कर्नल्स कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। दो कर्नल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बात तो आप इतना बात समझ गए होंगे, तब मैं अगला पॉइंट नोट करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मेटालिक सॉलिड, सच सॉलिड, ऐसा सॉलिड व्हिच आर फॉर्म, जो बने होते हैं बाय मेटल एटम के द्वारा। अब मेटल एटम के अंदर में कौन कौन रहता है, कर्नल होता है और कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। वही जाना जाता है किस नाम से, मेटालिक सॉलिड के नाम से। और देखिए देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन। कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्ज होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही जाना जाता है किस नाम से, आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। फिर से मैंने आपको ये बताया कि कर्नल के कुछ बचे हुए इलेक्ट्रॉन और इसका अगले वाले कर्नल के कुछ बचे हुए इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इस शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या पड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड का अपना एक खास दिशा होता है कि ये एटम इसके ही साथ जुड़ेगा, तो अब इसका अपना एक खास दिशा हो चुका है। तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूं कि between two kernels covalent bond is present। इसके कई सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को मैं बारी बारी से नोट कर देता हूं, सभी पॉइंट समझते रहिए। देखिए एक लाइन, फिर से अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है। सबसे पहले कि बिटवीन टू कर्नल्स कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। बिटवीन टू कर्नल्स कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। दो कर्नल के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है। दो कर्नल के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड का अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, मतलब खास दिशा होता है, यानी ये डायरेक्शनल होता है। तो लिखते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड का अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप पढ़े होंगे कि धातु में कौन सा बंधन, तो आपको बताया गया होगा धातुई बंधन। मतलब मेटल में कौन सा बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड। वाकई में मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो जरा सोचिए। मेटालिक सॉलिड में तो अभी तक मेटालिक बॉन्ड आया ही नहीं है। मेटालिक सॉलिड में वाकई में कर्नल और इलेक्ट्रॉन यही दो प्रजाति होते हैं। तो वैसा सॉलिड जो कर्नल और इलेक्ट्रॉन से बना होता है उसी का नाम होता है मेटालिक सॉलिड। लेकिन ये वाकई में कर्नल इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो मेटल के एटम से आया, इसलिए बोलते हैं कि मेटल एटम से बना हुआ सॉलिड माना जाता है मेटालिक सॉलिड। अब इस मेटालिक सॉलिड में अगर सोचा जाए तो दो प्रकार के बॉन्ड उपस्थित हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन के बीच में आयनिक बॉन्ड और कर्नल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। और यही आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिलावट होता है, इसी का नाम दिया जाता है मेटालिक बॉन्ड। मतलब मैं आपको ये क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि मेटालिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। चूंकि मेटालिक सॉलिड में दोनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो इसी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो मिलावट होता है, इसी मिलावट का क्या नाम दिया जाता है, मेटालिक बॉन्ड। तो सीधे समझिए, मेटालिक सॉलिड में होता है मेटालिक बॉन्ड, लेकिन सच में मेटालिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, यह आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का मिक्सचर होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, मिक्सचर ऑफ ionic bond and covalent bond is
known as मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का जो मिक्सचर होता है वही जाना जाता है किस नाम से? मेटालिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक लाइन फिर से बताया जा रहा है, आपका मेटल, ये भी आप जानते हो कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आप जानते होंगे आई, करंट का फॉर्मूला, करंट बराबर चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉट एज करंट, ऐसे हम लोग बोलते हैं। फिजिक्स में ये सब बातें पढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज का फ्लो होता है, यानी चार्ज फ्लो में रहना ही पड़ेगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि चार्ज यहां पे कर्नल के पास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास भी है, लेकिन कर्नल अपने पोजीशन को बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड किए होते हैं। ऐसा कभी सुना है क्या कि मान लीजिए अगर ये लोहे का रॉड होता तो यहां के लोहे के एटम यहां से यहां भाग जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका साफ मतलब निकलता है कि कर्नल अपने पोजीशन पे स्थिर रहता है तो कर्नल तो भाग नहीं सकता। मतलब इस कर्नल के चार्ज की वजह से आपको कभी करंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कर्नल कभी भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्नल टाइटली बॉन्डेड होते हैं। आप सिंपल सी लाइन सोच सकते हैं कि ये अगर लोहे का कोई रॉड है तो इस लोहे के रॉड में यहां के लोहे के एटम कभी यहां नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब कर्नल का मूवमेंट तो संभव नहीं है। तो बच गया हमारा कौन सा? क्योंकि करंट बहने के लिए आपको चार्ज को फ्लो करवाना ही पड़ेगा। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल का मूवमेंट तो होगा नहीं, तो कर्नल की वजह से चार्ज का मूवमेंट तो होगा नहीं। तो आपके पास एक ही बात बचा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो किस इलेक्ट्रॉन का? तो एटम के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। जैसे सोचने वाली बात है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस रहा और ये कोई एटम है ऐसा, सॉरी, ये कोई इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये न्यूक्लियस इस अंदर के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बॉन्ड किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कभी मूव नहीं कर सकता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसका मतलब ये आसानी से मूव कर सकता है। तो ये बात यहां से निकल के आ गया कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा तो वहां से करंट का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि मेटालिक सॉलिड में जो करंट फ्लो होते हैं वो करंट फ्लो कर्नल के मूवमेंट की वजह से नहीं होता है, क्योंकि कर्नल के पास मूवमेंट करने की कोई क्षमता ही नहीं होती है। कर्नल में टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो सिंपल सी लाइन, जो भी करंट फ्लो करेगा वो किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट फ्लो करेगा। और वो भी कौन इलेक्ट्रॉन? तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सीधा सा मतलब मैं ये निकाल सकता हूं यहां से कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। तो फिर से एक पॉइंट यहां से मैं निकाल के आपको रख देता हूं कि मेटालिक सॉलिड conducts electricity due to movement of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ये बात निकल के आ गया कि मेटालिक सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, कर्नल पे चार्ज है, इसके बावजूद भी कर्नल का मूवमेंट नहीं होगा, तो कर्नल की वजह से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। आप छोटी सी बात सोच सकते हैं कि करंट बराबर आता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I बराबर Q बाई टी। तो चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अब चार्ज कब फ्लो होगा? तो जो चार्ज रखने वाले कंपोनेंट हैं वो फ्लो करेगा तभी तो सर चार्ज कौन रखा हुआ है? तो चार्ज या तो कर्नल रखा हुआ है या इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो कर्नल तो कभी फ्लो नहीं करता, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आयरन का अगर कोई रॉड है तो इसमें आयरन के एटम यहां से यहां नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पे अगर आप
पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करे और करंट इससे फ्लो हो, तो क्या होगा कि यहाँ के रॉड पतला हो जाएगा और यहाँ का रॉड मोटा हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये निकला कि कर्नल का मूवमेंट तो हो नहीं सकता, तो बस बचा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मेटालिक सॉलिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मेटालिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करता है ड्यू टू किसके कारण, मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही चुका है कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन एज मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का जो मिक्सचर होता है उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ बोल रहा है दो कर्नल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। इसके साथ ही हम मेटालिक सॉलिड के कुछ और प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए बारी बारी से सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप है हमारा मेटालिक सॉलिड। तो आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा मेटालिक सॉलिड ही देख रहे हैं। फिर अगला जो लेक्चर बनेगा उसमें आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप मेटालिक सॉलिड की सारी बातों को एक जगह इकट्ठा कर लें। देखिए जैसे मेटल नाम से स्पष्ट है, मेटल धातु, तो मैंने लिखा METAL। मेटल के गुण जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे, मेटल के क्या गुण होते हैं। तो देखिए बड़े ढंग से मैं यहां पे गुणों को लिख दूंगा। सबसे पहले METAL, तो मेटल के सारे गुण इस नाम से ही निकलेंगे। ये धातु है तो धातु के क्या क्या गुण होते हैं इस नाम से ही हम निकालेंगे। तो M से मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी आप मैलेबिलिटी जानते होंगे, बच्चा हम पढ़े होंगे। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि चोट मारेंगे तो वो फैलेगा। मतलब जिसको चोट मारने से पतला चदरा का निर्माण किया जा सकता है, पतला सीट का निर्माण किया जा सकता है, वो धातु के गुण बनते हैं, मैलेबिलिटी। अगला होता है इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मतलब विद्युत का सुचालक, यानी धातु का यह भी एक गुण होता है कि वो करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है वहां से। और टी से होता है थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा का सुचालक, मतलब हीट का फ्लो हो सकता है। आप देखते होंगे कि खाना बनाने के लिए घर में जो छोलनी यूज किया जाता है उसका साइज काफी छोटा होता है। और कभी आप खाना बनाने के दौरान देखते होंगे कि अगर आपका छोलनी या कलछुल उस कढ़ाई पे अगर रह गया तो धीरे धीरे कढ़ाई के साथ साथ वो छोलनी भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हीट है वो चूल्हा हीट दे रहा है उस कढ़ाई के पैंती में, लेकिन धीरे धीरे वो हीट फ्लो करते गया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फ्लो करते करते आगे तक बढ़ता गया और इस तरीके से पूरे छोलनी को गर्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हीट मिला यहाँ पे और धीरे धीरे हीट फ्लो करते करते यहाँ तक आ गया। इसका मतलब मेटल में हीट का फ्लो होता है, और वही जो हीट का फ्लो है उसी का नाम क्या रखा है मैंने, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उष्मा का सुचालक। ये होता है, एक को कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन, यानी इसके पास खासियत होता है मेटल के पास कि ये मिश्र धातु का निर्माण कर सकता है, एलॉय का निर्माण कर सकता है, मिश्र धातु का निर्माण कर सकता है। और एल ये लस्सर नेचर का होता है। लस्सर मतलब एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और एक और गुण इसका होता है मेटल का डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये भी मेटल का ही एक गुण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता। तन्यता तो आप जानते होंगे, तन्यता का मतलब जिसको खींच खींच के पतला तार आप बना सकते हैं, वही तन्यता का गुण होता है। तो देखिएगा मेटल के कितने गुण यहाँ पे लिखे, 1 2 3 4 5 6 गुण लिखे। मेटल के पास क्या क्या गुण होते हैं, तो मेटल METAL
आपको ये 2, 2, 4, 1, 5 गुण तो यहीं से निकल जाएगा। और एक लास्ट मैंने लिखा है डक्टिलिटी, तन्यता। तो देखिए मेटल का जो M है वो M बताता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि जिसको चोट मार करके आप पतला चदरा का निर्माण कर सकते हैं, वही होता है हमारे मेटल का मैलेबिलिटी। अगला गुण होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युत का सुचालक, यानी करंट फ्लो करता है, यानी मेटल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगला होता है T से थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उष्मा का सुचालक। इसका मतलब यहाँ से हीट का फ्लो होगा। इसका मतलब अगर आप धातु में गर्म करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे, तो धीरे धीरे वो गर्मी यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हीट का फ्लो हो रहा है। अगला होता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन का मतलब जो मिश्र धातु का निर्माण कर सकता है। जैसे मान लीजिए सोना को पिघला दिया जाए, तांबा को पिघला दिया जाए, पिघला देंगे तो एकदम जैसे पानी की तरह छलकते रहेगा। जैसे पानी पिघला हुआ अवस्था में होता है लिक्विड स्टेट में, उसी प्रकार से सोना को पिघला दिया और ये तांबा को भी मैंने पिघला दिया। तो सोना को पिघला दिया, तांबा को पिघला दिया, दोनों को मिला के, हिला के, ठंडा के, जमा के भर का रॉड बना दिया। तो उस जो बड़े से रॉड होंगे उसमें सिर्फ सोना का गुण होगा या तांबा का या दोनों का? तो आप अवश्य बोलेंगे भाई सोना को पिघलाया, तांबा को पिघलाया, दोनों को मिलाया, हिलाया, ठंडाया, जमाया और बड़ा सा रॉड बनाया। तो अब जो रॉड बनेगा उसमें सोना का भी गुण होगा और तांबा का भी गुण होगा। इसका मतलब ये ऑलरेडी मिश्र धातु बन चुके हैं। इसमें किसी एक धातु के नहीं, एक से ज्यादा धातु के गुण आने लगे। इसका मतलब धातु के पास ये भी एक खासियत होता है कि वो मिश्र धातु का निर्माण कर सकता है। और आप तो जानते होंगे धातु में एक अलग प्रकार की शाइनिंग होती है, एक अलग प्रकार की चमक होती है, उसे बोलते हैं हम लोग लस्टर, मतलब चमक। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और अगला होता है डक्टिलिटी, मतलब तन्यता, यानी धातु को आप खींच खींच के पतला तार बना सकते हैं। तो ये धातु का तन्यता होता है। ये आपको सारा का सारा मेटल का कैरेक्टर आपको नोट करवाया गया। अब देखिए एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग हमारे वीडियो को लेकर के अलग अलग चैनल पे दे रहे हैं। तो हमारा अपना चैनल है, आप सिर्फ इसे ही सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, केमिस्ट्री कार्ड। ये हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री कार्ड। इसी को शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो अगर ये आपको समझ में आ रही होगी तो आप इस चैनल को अवश्य शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होगी तो आप अवश्य ही कमेंट करेंगे। और कई सारे लोग हमारे चैनल को दूसरे हमारे वीडियो को लेकर के दूसरे चैनल पे दे रहे हैं। तो कृपया उनसे सावधान रहें, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन तो उनके पास तक तो नहीं जाएगा। इस वजह से हमारे ही चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं अगला लेक्चर लेकर के।